दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग 2015 के पेपर को, जिसमें कि हम केमिस्ट्री के सेक्शन को देखेंगे। आप में से कई व्यूअर्स ने बोला था कि सर आप बीएचयू बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराइए। तो आज के इस वीडियो में मैं 2015 के पेपर को लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम 68 से लेकर 84 तक के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड? तो हम सभी जानते हैं कि हीरे में जो होता है सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में हम सभी जानते हैं कि आयनिक बंध पाया जाता है। पहले और दूसरे तत्व जो है धातु है, तो इनमें धात्विक बंध होगा। ठीक है, तो जो हमारा हीरा है इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2। तो आपके लिए मैं टेबल लेकर आया हूँ और आप सभी ने ये टेबल ज़रूर देखा होगा। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि नीचे सहसंयोजक आबंध दिया है, जिसमें कि आपके ऑप्शन भी दिए हैं, क्वार्ट्ज, हीरा, कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये कठोर और मुलायम भी होते हैं। ठीक, कठोर है आपका हीरा और मुलायम है ग्रेफाइट। तो आप इसको देख लीजिए और अच्छी तरह से और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विलयन की सांद्रता समान है, निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब न्यूनतम होगा? द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव इक्वल कंसंट्रेशन, विच वन विल शो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है AgNO3, यानी कि जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अपघट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन थर्ड है सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम साल्ट में देखें तो सॉल्ट में सबसे अधिक अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है तो वो सोडियम होता है। और हम सभी जानते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट वे अपघट्ट होते हैं जब भी इन्हें कोई जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो जैसा कि आप थ्योरी के सेक्शन में देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस large quantity of free moving aqueous ion, whereas weak electrolytes produce only small quantity of free moving aqueous ion। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉरी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की जो ओर है वो स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरफ जो है वो वीक है। तो सॉल्ट में आप देख सकते हैं जो NaCl है वो सबसे ऊपर की ओर है, उसके नीचे KBr है, फिर उसके नीचे MgCl2 है। तो NaCl की जो आयनन क्षमता है वो सबसे अधिक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इन सभी के जो यूनिट है आप याद कर लीजिए और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और अल्टरनेट बनते रहते हैं। तो कभी प्रथम देता है, कभी जीरो देता है, तो आप उसको तैयार रखिए। मैं आपके लिए एक टेबल दे रहा हूँ, आप उससे नोट कर लीजिए सभी के यूनिट, ठीक है, और ग्राफ भी दे दे रहा हूँ, और उस ग्राफ के थ्रू भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन? तो निम्न में से कौन सा कथन भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है? तो आपको यदि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर अगर पता होगा तो आप इजली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिए, मैं आगे आपको इसके बीच डिफरेंस दे दूंगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर मैंने फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच डिफरेंस दे रखा है। तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वहाँ पर लिखा हुआ है यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और जबकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वहाँ पर लिखा हुआ है यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो वहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड? निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो इन ऑप्शन में जो आपके तीन होंगे वो आपके वीक होंगे देन एक की अपेक्षा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक एसिड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वे एसिड जो कि आसानी से हाइड्रोजन आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रबल क्षारीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईली बेसिक? तो आपके चाहे मेडिकल के एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो या फिर नर्सिंग के एग्ज़ाम हो, तो उसमें वीक एसिड, वीक आपके बेस, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्ल, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप ज़रूर उनको देख लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड डाई एथाइल एमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक
योगात्मक बहुलक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडिशन पॉलीमर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पॉलीथीन, सेकंड है टेफ्लॉन, थर्ड है नायलॉन 66 और फोर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है। तो यदि आपने योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको इसमें से आंसर पता होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है थर्ड, नायलॉन 66। तो अगर आपको योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक में अंतर पता नहीं है तो मैं उसके लिए आपको टेबल दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ज़रूर बनता है और बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैंने बहुलक से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखे हैं पर्टिकुलर बहुलक पे ही। तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको बहुलक मतलब कि केमिस्ट्री में जो अलग अलग टॉपिक है सब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि संघनन बहुलक में नायलॉन 66 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ था, एडिशनल पॉलीमर। ठीक है, उसमें एडिशनल पॉलीमर नहीं था तो नायलॉन 66 नहीं था, क्योंकि वो एक संघनन बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सांद्रता की इकाई ताप से प्रभावित नहीं होती। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी इस साल आपके एजी में भी पूछा हुआ है और पॉलिटेक्निक के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 3 कंसंट्रेशन दिए हुए जो कि ताप से प्रभावित होते हैं, जबकि एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो ताप से प्रभावित नहीं होता, वही आपसे पूछा हुआ है और आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है मोललता यानी कि मोलैलिटी। तो आप पूछोगे कि मोललता क्यों, क्योंकि आपके जो नॉर्मलता है या फिर मोलरता है या फिर फार्मलता है, ये सभी जो होते हैं इसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन मोललता में आपका होता है द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता, जबकि जो वॉल्यूम होता है वो ताप से प्रभावित होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस यौगिक में असममित कार्बन परमाणु नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिकल। तो असममित कार्बन परमाणु क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। अगर आपको असममित कार्बन परमाणु नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने 11th-12th में ज़रूर पढ़ा होगा असममित कार्बन परमाणु। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसा कार्बन जिस पर कि जितने ग्रुप जुड़े हुए यानी कि चारों ग्रुप जुड़े हों वे अलग अलग हों, तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु। यानी कि असममित कार्बन परमाणु से 4 अलग अलग प्रकार के तत्व या परमाणु जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइसोपेंटेन है और आइसोपेंटेन में देख रहे हैं कार्बन से जुड़े हुए जितने भी परमाणु हैं सभी कार्बन है, यानी कि एक ही जैसे समूह है, तो इसलिए यह असममित कार्बन परमाणु नहीं है। अगर ये असममित कार्बन परमाणु होता तो केंद्रीय कार्बन से जितने भी समूह जुड़े होते वे अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय कार्बन जो है इससे जुड़े हुए समूह सब एक जैसे हैं और ये है आपका आइसोपेंटेन। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इसमें आपको बताना था कि असममित कार्बन परमाणु नहीं है, तो आपका आंसर है आइसोपेंटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल लूसाक अभिकर्मक के प्रति क्रियाशील है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द लुकास रीजेंट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो अगर आपने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ा होगा तो फार्मेल्डिहाइड में तो ये अभिक्रिया देता है, लेकिन फार्मेल्डिहाइड का जो एसिटल्डिहाइड है यानी कि ये एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं देता। तो बाकी आपके जो फार्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है और 2,2-डाइमेथिल-प्रोपेनॉल है, इनसे तो ये अभिक्रिया देगा, बट एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। तो एसिटल्डिहाइड के साथ कैनिजारो अभिक्रिया क्यों नहीं देता, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडीन और क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल नहीं बनाता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव येलो क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड एल्कलाई। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 3-पेंटेनॉल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा। तो मैग्नीज़ की जो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +7, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके स्केडियम, टाइटेनियम, वरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट सबका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो मैग्नीज़ है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 सबसे अधिक इसी की होती है। इसके अलावा अगर आप डी ब्लॉक में मिनिमम सबका देखेंगे तो मिनिमम की बात करेंगे तो क्रोमियम आपको मिलेगा, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एमीन डाई परीक्षण देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन गिव डाई टेस्ट। तो आपने अगर अच्छे से एमीन पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि जो एनिलीन है, एनिलीन जो है डाई टेस्ट देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज़, तो आपको बताना है कि मोलर सांद्रता की इकाई होती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है और ये लगभग हर कंपटीशन में पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईली एसिडिक। ठीक है, आपके ऑप्शन है HOCl, HOClO, HOCl2, HOClO3। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है HOClO3। तो कैसे है, मैं आपको प्रबलता का क्रम दे दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ही फेवरेट है BHU BSc नर्सिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अम्लीय सामर्थ्य है वो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होगी तो उसकी अम्लीयता अधिक होगी, तो ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो है केंद्रीय परमाणु। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय परमाणु की जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी वो अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था का जो क्रम है 1 3 5 7 है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या मैंने निकाल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होगी उनकी अम्लता, यानी कि उनकी जो अम्लता की प्रबलता होती है वो अधिक होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और भी आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपना प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।